अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की ये वीडियो जो है जनरल नॉलेज पर मुश्तमिल है और इसका टाइटल है जनरल नॉलेज फॉर ऑल। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ नौइयत के जनरल नॉलेज से मुतल्लिक MCQs शामिल किए गए हैं और ख़ास तौर पे आजकल जो PPSC के एग्ज़ाम इम्तहानात हो रखे हैं, लेक्चरशिप के इम्तहानात चल रहे हैं और जो बाकी इम्तहानात चल रहे हैं उनके तरीक़ाकार को और उनमें आने वाले MCQs को मद्देनज़र रखते हुए और जो गुज़िश्ता जो पेपर्स हैं, जो अप टू डेट पेपर्स होते हैं इनके, उनको बुनियाद बनाकर जो है ये वीडियो जो है वो आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार की गई है। यकीनन आपके जो जनरल नॉलेज के जो MCQs हैं उनकी तैयारी के सिलसिले में ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। तो देखते हैं, इसका टाइटल है जनरल नॉलेज फॉर ऑल और मैं हूं मोहम्मद नवाज़ उडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और आपके लिए ये ख़ुसूसी तौर पर वीडियो जो है वो तैयार की गई है। MCQs का सिलसिला शुरू करते हैं। मिंटो पार्क लेटर ऑन केम टू बी नोन एज इकबाल पार्क। ये जो मिंटो पार्क है, जहाँ पे आजकल मीनार पाकिस्तान है, यादगार पाकिस्तान जिसको भी कहते हैं, तो इसका पहला नाम जो था वो मिंटो पार्क था और बाद में जो है इसे इकबाल पार्क का नाम जो है वो दिया गया है। तो मिंटो पार्क लेटर ऑन केम टू बी नोन एज इकबाल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर? मुज़फ़्फ़राबाद। विच इज़ द कैपिटल ऑफ आज़ाद कश्मीर? आज़ाद कश्मीर जो है उसका जो दारुल हुकूमत है वो मुज़फ़्फ़राबाद है। द नेक्स्ट MCQ इज़ द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन अमेरिका आर हेल्ड ऑन लीप ईयर। मैं आपको बताता चलूँ कि लीप ईयर से मुराद ऐसा कैलेंडर ईयर होता है जो 4 पर पूरा तकसीम हो जाता है। जैसे 2020 को अगर 4 पर डिवाइड करें तो ये पूरा तकसीम होगा और इसमें कोई रिमाइंडर जो है वो नहीं बचता। इसके अलावा जो है ऐसा कैलेंडर ईयर जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का होता है, उसे भी लीप ईयर कहते हैं। तो हर लीप ईयर जो है जो 4 साल बाद आता है, उस कैलेंडर ईयर के अंदर जो है अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनेकाद होता है। अमेरिका में जो सदारती इंतखाबात हैं हर 4 साल बाद लीप के साल में नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। अभी जो कमिंग नवंबर है, आपको इल्म होगा कि अमेरिका में सदारती जो मुहिम है वो इस वक्त अरूज पर है और नवंबर जो है उसमें जो पहला सोमवार आएगा उसके बाद आने वाले मंगल को, ट्यूसडे को जो है अमेरिका में सदारती इंतखाबात का इनेकाद होगा। और उस रोज़ जो है अमेरिका में बुनियादी तौर पे इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब अमल में लाया जाता है, जो कि आवाम जो हैं, जो वहाँ के वोटर्स जो हैं, वो अडल्ट सफरेज के ज़रिए 538 इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स का इंतखाब करते हैं और फिर वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबरान हैं वो अमेरिकन सदर का इंतखाब करते हैं। तो गोया अमेरिकन सदर का जो इंतखाब है वो इनडायरेक्टली होता है। पहले मरले में अवाम इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान का चुनाव करते हैं और दूसरे मरले के अंदर जो है ये जो 538 अरकान हैं ये अमेरिकन सदर का इंतखाब करते हैं और जिस उम्मीदवार को 270 यानी 270 वोट मिल जाते हैं 538 में से, जिस उम्मीदवार को 270 वोट मिलेंगे वो कामयाब करार पाएगा। तो इस वक्त जो सदारती मुहिम जारी है उसमें एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प हैं जो कि अपनी दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन में हिस्सा ले रखे हैं और उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो जो बाइडन हैं। जो बाइडन के बारे में कहा जा रहा है कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो अमेरिका के सबसे ज़्यादा उम्र सीधा ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट होंगे। इस वक्त उनकी उम्र +78 है। द नेक्स्ट
MCQ is Pakistan became the member of NAM in 1979. NAM क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जब दुनिया दो बड़े ब्लॉक में तकसीम हो गई थी, अमेरिकन ब्लॉक में और रशियन ब्लॉक में, तो उस दौर में वो मुल्क जो इस ब्लॉक पॉलिटिक्स से अलग रहे और उन्होंने मिलकर जो है एक नॉन अलाइंड मूवमेंट कैम की, जिसमें वो मुल्क शामिल थे जो तो ना तो रशियन ब्लॉक का हिस्सा बने और ना ही जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा बने थे। तो उन्होंने गैर वाबस्तगी इख्तियार कर ली, वो नॉन अलाइंड हो गए। और पाकिस्तान जो है उस वक़्त, यानी जब ये कैम हुई 1961 को, तो पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं बन सकता था, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो उसने अमेरिका के साथ सीटो और सेंटो जैसे फ़ौजी और दफ़ाई मुआहदे जो थे वो कर लिए थे। तो फिर जब पाकिस्तान ने इन दोनों मुआहदों से अलहदगी इख्तियार कर ली, तो उसके बाद इन 1979 को पाकिस्तान भी नैम का मेंबर बन गया। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ UNO ऑन September 30, 1947। पाकिस्तान जो है वो 30 सितंबर 1947 को UNO का मेंबर बना था। और एक अहम बात जो याद रखने वाली है कि पाकिस्तान ने जब UNO की मेंबरशिप के लिए दरख्वास्त दी, तो हमसाया रियासत अफ़गानिस्तान जो है उसने उसकी मुखालफत की थी। तो ये बात बड़ी अहम है कि हमसाया रियासत जो कि अफ़गानिस्तान है, उसने क़याम पाकिस्तान के वक्त भी जो है वो पाकिस्तान को बड़ा टफ़ टाइम दिया था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है उसने अपनी राय का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की। द नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया? जिमी वेल्स। जिमी वेल्स इज़ द फाउंडर ऑफ विकीपीडिया। तो इसमें मुख्तलिफ़ MCQ शामिल हैं जिनका तल्लुक़ साइंस के साथ भी है, कंप्यूटर के साथ भी है और हिस्ट्री के साथ भी है और जनरल चीज़ें भी हैं। तो मुख्तलिफ़ नौइयत के MCQs जो हैं इस वीडियो के अंदर शामिल किए गए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो तमाम MCQs हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्तलिफ़ इम्तिहानात के अंदर जो है वो पेपर्स का हिस्सा बनते रहे हैं। नेक्स्ट MCQ है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स? जुलियन असेंज। जुलियन असेंज is the founder of WikiLeaks. Next है, who is the founder of Microsoft? बिल गेट्स। ऑप्शन इज इसके नहीं है, सिर्फ एक जवाब दिया गया है जो कि दुरुस्त है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? तो दुरुस्त जवाब है बिल गेट्स। नेक्स्ट है, मेंशन द निक नेम ऑफ एटॉमिक बम that was dropped on Hiroshima on August 6, 1945. लिटिल बॉय। यानी जब दूसरी जंग अज़ीम जारी थी, तो दूसरी जंग अज़ीम के अंदर जो है जो पहले जो स्ट्राइक किया था वो जापान ने अमेरिका के ऊपर स्ट्राइक किया था और उसने अपने खुद कुछ जो बमबार तैयारे थे वो अमेरिका के ऊपर उन्होंने उसके साथ अटैक किया और फिर उसके रद्द अमल में जो है उसके जवाब में जो है 1945 को जो है अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दो शहरों के ऊपर एटॉमिक अटैक किया, एक हिरोशिमा पर और दूसरा नागासाकी पर। तो सबसे पहले जो है अमेरिका ही वो रियासत है जिसने एटमी असले का इस तरह इस्तेमाल किया। तो जो उसने हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त 1945 को जो एटमी बम बरसाया था उसका नाम था लिटिल बॉय, उसका निक नेम था लिटिल बॉय। द नेक्स्ट MCQ है, व्हाट वाज द निक नेम ऑफ द एटॉमिक बम दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन अगस्त 9, 1945? फैट बॉय। द आंसर इज़ फैट बॉय।
तो जो उसने हिरोशिमा के ऊपर 6 अगस्त को बम बरसाया, that was little boy, and after 3 days on 9 अगस्त 1949 को उसने जो सेकंड बम जो था वो जापान के एक और शहर नागासाकी के ऊपर जो था वो ड्रॉप किया, और that is called फैट बॉय. The next option है, what is the name of the largest river of Asia? What is the name of the largest river of Asia? यंगत्से. ये चाइनीज़ ज़बान है और ये चाइना के अंदर ये रिवर पाया जाता है, और ये पूरा चाइना से ही ये निकलता है और चाइना में ही इसका जो है इख्तिताम होता है, और बर-ए-आज़म एशिया का इसको सबसे बड़ा दरिया होने का एजाज़ हासिल है. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया? यांगत्से. यांगत्से रिवर्स फ्लोज ओनली इन चाइना. द नेक्स्ट ऑप्शन है मिचेल एंजेला. मिचेल एंजेला was famous artist and painter of which country? Italy. The correct answer is Italy. Michel Angela was famous artist and painter of Italy. The next option है National People's Congress is the legislature of which country? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है ये चाइना की लेजिस्लेचर है, उसकी जो है वो कानून साज उसका अदारा है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, और जिसका नाम जो है वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, और इसके अरकान की तादाद जो है वो 2980 है. और याद रखिएगा कि मेंबरान की तादाद के अतबार से पीपल्स नेशनल कांग्रेस ऑफ चाइना इज़ द लार्जेस्ट लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट है विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्ड एज लॉन्ग शू? सवाल ये है कि दुनिया का नक्शा अगर आप देखें तो उसमें कौन सा मुल्क है, अगर उस नक्शे को आप देखें तो उसकी जो नक्शे के ऊपर जो उसकी तस्वीर बनी हुई है या उसकी जो शक्ल उभरती है वो एक लॉन्ग शू की मानंद है, यानी वो लॉन्ग शू से जो है वो मुशाबहत रखती है, उसकी रिजेम्बलेंस जो है वो एक लॉन्ग शू की तरह है, एक बड़े जूते की तरह है. तो वो कौन सा मुल्क है? विच कंट्री ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड अपीयर्ड एज लॉन्ग शू? इटली. तो इटली जो है अगर उसको आप वर्ल्ड मैप के ऊपर देखें, बल्कि ज़रूर देखें ताकि इसकी तस्दीक भी हो जाए, और जब आप मैप देखेंगे तो उसके अलावा भी आपको बहुत कुछ जो है वो चीज़ों को आप देखेंगे, आपकी नज़र से गुजरेंगी कि इटली की लोकेशन क्या है, उसके हमसाया मालिक कौन से हैं, तो मेरे ख्याल में ज़रूर देखना चाहिए. तो उसकी जो वहाँ पे जो कटिंग बनती है डेट इज़ जस्ट लाइक लॉन्ग शू. द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर. बहुत आसान सा है, लेकिन बाज़ का आसान चीज़ें जो हैं वहीं मुश्किलात पैदा कर देती हैं. द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर. देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट: लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी. तो लेजिस्लेचर जो है ये हुकूमत का एक लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, और जो लॉ इन्फोर्समेंट का काम होता है वो एग्जेक्टिव करती है, जबकि जस्टिस प्रोवाइड करना, इंसाफ करना, ये जुडिशरी का काम होता है. द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेचर, द सेकंड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ एग्जेक्टिव, एंड द थर्ड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ जुडिशरी. द नेक्स्ट MCQ इज़ बादशाही मस्जिद was built by औरंगज़ेब. बादशाही मस्जिद was built by औरंगज़ेब, एंड द सेकंड ऑप्शन भी इसमें मौजूद है, बादशाही मस्जिद
इज़ लोकेटेड इन लाहौर। तो बादशाही मस्जिद जो है वो लाहौर में वाक़या है और औरंगज़ेब बादशाह जो था उसने जो है वो इसकी तामीर जो थी वो करवाई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वंस अगेन अबाउट बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन 1673 बाय औरंगज़ेब। तो बादशाही मस्जिद जो है उसे औरंगज़ेब ने 1673 में जो था वो तामीर करवाया था। औरंगज़ेब was died on March 3, 1707। तो औरंगज़ेब बादशाह जो था उसका जो इंतकाल है वो 3 मार्च 1707 को हुआ। द नेक्स्ट MCQ है इंडस वाटर ट्रीटी was signed on September 19, 1960। इंडस वाटर ट्रीटी जो है उर्दू ज़ुबान में जो है उसके लिए सिंध तास मुआहदा कहा जाता है और ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है दरियाई पानी की तकसीम के बारे में किया जाने वाला एक मुआहदा है जो 1960 में जो था वो तय पाया। और इसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने सालसी का किरदार अदा किया या उसको गारंटर जो है वो कहा जा सकता है कि उसने उसकी निगरानी उसके ज़ुम्मे है और उसकी निगरानी के अंदर जो है या उसकी जो है देखभाल के अंदर जो है ये मुआहदा जो था वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो था वो 1960 में तय पाया था। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर्स वर गिवन टू इंडिया। दरियाई पानी की जब तकसीम हुई तो उसमें कुछ दरिया जो थे उस पर इंडिया का हक़ तस्लीम कर लिया गया और कुछ दरिया जो थे उन पर पाकिस्तान का हक़ जो है वो तस्लीम किया गया है। तो दरिया रावी, दरिया ब्यास और दरिया सतलुज जो हैं इन पर इंडिया का हक़ तस्लीम कर लिया गया और इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक दरिया झेलम, दरिया सिंध और दरिया चनाब जो हैं इन पर पाकिस्तान का हक़ जो है वो तस्लीम किया गया है। तो 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के सुपुर्द किए गए और 3 दरियाओं के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल कायम हुआ और पाकिस्तान के हक़ में जो है वो चले गए। इस तरह दरियाई पानी का ये तनाज़ा जो था वो 1960 में जो था वो तय पा गया। द नेक्स्ट MCQ इज़ हु साइंड द इंडस वाटर ट्रीटी फ्राम पाकिस्तान एंड इंडिया। तो 1960 को जब इंडस वाटर ट्रीटी पर साइन हुए तो उस वक़्त पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान जो थे जो उस वक़्त हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे, तो अयूब खान ने दस्तखत किए और उसके साथ इंडिया की तरफ से जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो है वो इस मुआहदे के ऊपर इंडिया की तरफ से दस्तखत किए थे। द नेक्स्ट हु वाज द राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। हफीज़ जलंधरी, इनका पूरा नाम जो है अबू अल असर हफीज़ जलंधरी है। हु वाज द राइटर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। तो दुरुस्त जवाब है हफीज़ जलंधरी। When the national anthem of Pakistan was adopted on August 13, 1954, यानी पाकिस्तान का जो कौमी तराना है जो अबुल असर हफीज़ जलंधरी ने जो था वो तहरीर किया है, उसको कब जो है वो उसकी मंजूरी दी गई और उसको सरकारी तौर पे जो है वो नाफिज किया गया, तो वो है अगस्त 13, 1954। चिरागे सहर इज़ द फेमस बुक ऑफ हफीज़ जलंधरी। चिरागे सहर इज़ द फेमस बुक ऑफ हफीज़ जलंधरी। तो इस MCQ को इसमें शामिल करने का मतलब ये है कि अबुल असर हफीज़ जलंधरी की जो किताब चिरागे सहर है उसके अंदर जो है जो उन्होंने जो कौमी तराना लिखा, जो नेशनल एंथम लिखा है, वो उस किताब से लिया गया है। वो उस किताब के अंदर मौजूद है चिरागे सहर में। अबुल असर हफीज़ जलंधरी की किताब जो उनकी शायरी पर मुश्तमिल है। तो कौमी तराना जो है, जो नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान है, वो उन्होंने चिरागे सहर में जो है वो पेश किया है। चिरागे सहर में उसको लिखा है
और वहीं से जो है वो इसको लिया गया है। हु कंपोज्ड द म्यूज़िक ऑफ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? अहमद जी छागला। Ahmad G. Chagla composed the music of the national anthem of Pakistan. The next देखते हैं क्या है। Which country has the longest anthem? यानी कौन सा मुल्क है जिसका तराना जो है, जो नेशनल एंथम है, वो सबसे तवील है, सबसे लेंथी है? ग्रीक। इट हैज़ 158 स्टैंजास। तो जो ग्रीक है, यूनान जो है, उसका जो तराना है वो सबसे तवील है और वो 158 स्टैंजास पर जो है वो मुश्तमिल है। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप? इससे पहले इसका जिक्र हो चुका है, तो बाकायदा एक MCQ भी शामिल हो गया है। विच कंट्री पार्लियामेंट हैज़ द लार्जेस्ट मेंबरशिप? चाइना। पीपल्स नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, जो चाइना की जो लेजिस्लेचर है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस उसका नाम है और उसके अरकान की तादाद है 2980। तो दुनिया के अंदर ज़्यादा मेंबर रखने वाला ये सबसे बड़ा जो है वो ईवान है। विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड? दुनिया में हर मुल्क के पास एक पार्लियामेंट होती है और क्वेश्चन ये है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, कि दुनिया की सबसे जो पुरानी पार्लियामेंट है वो कौन सी है? एल्थिंग, और ये आयरलैंड में पाई जाती है। द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ एल्थिंग एंड दैट इज़ द पार्लियामेंट ऑफ आयरलैंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अफ़गानिस्तान इज़ सेपरेटेड फ्राम सेंट्रल एशिया बाय ऑक्सिस रिवर। यानी जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं जो कि 1990 और 1991 में जो है USSR से अलग हुई थी, तो अफ़गानिस्तान किसके ज़रिए जो है उन स्टेट से जो है वो अलग होता है? तो उनके दरमियान जो है ऑक्सिस रिवर जो है वाक़या है। ऑक्सिस रिवर इज़ आल्सो कॉल्ड आमू दरिया। दरिया आमू उसको आमतौर पे कहते हैं, दरिया आमू। तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स को और अफ़गानिस्तान को दरिया आमू जो है वो एक सरहद का जो है काम देता है, वो एक डिवाइडर का काम देता है और इन दोनों इलाकों के दरमियान जो है वो वाक़या है। डोमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? रशिया। द रशियन पार्लियामेंट इज़ कॉल्ड डूमा। ये जो MCQ है ये बहुत दफ़ा जो है आया है, बहुत मशहूर है और इसको खुसूसी तौर पे जो है ज़हन में रखिएगा। डूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? रशिया। विच इज़ नॉट द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ विल्सियनिज़म? ये टर्म है, ये बेसिकली है वुड्रो विल्सन। तो वुड्रो विल्सन से जो है इसको विल्सियनिज़म का नाम दिया गया है। ये बाकायदा इज़म जो है, वुड्रो विल्सन की जो सोच फ़िक्र, उसका जो फ़लसफ़ा है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी जो आइडियालॉजी जो है, उसको बाकायदा तौर पे जो है वो एक इज़म का दर्जा जो है वो हासिल हो गया है, इसलिए जो है यहाँ पे विल्सियनिज़म जो है वो लिखा गया है। तो क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, विच इज़ नॉट ए सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ विल्सियनिज़म? कैपिटलिज्म, डेमोक्रेसी, मार्क्सिज्म, ग्लोबल कोऑपरेशन। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो जो वुड्रो विल्सन है उसके नज़रिए के मुताबिक नहीं है। तो वो है मार्क्सिज्म। कम्युनिज़म भी हो सकता है, मार्क्सिज्म भी हो सकता है, या सोशलिज्म भी इसको कहा जा सकता है। तो यहाँ पे है मार्क्सिज्म। जो वुड्रो विल्सन है वो कैपिटलिस्ट था, वो डेमोक्रेटिक था और वो ग्लोबल कोऑपरेशन का हामी था और इंस्टीट्यूशनलिज्म पे भी जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो बिलीव करता था। और उसी की कोशिशों से जो है 1920 में जो है 10 जनवरी 1920 को
लीग ऑफ नेशन का क़याम जो था वो अमल में आया था। और जो लीग ऑफ नेशन है उसकी बुनियाद जो है वुडरो विल्सन के जो 14 पॉइंट्स ऑफ पीस हैं उनके ऊपर जो है उसकी बुनियाद जो है वो रखी गई है। तो आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट जो लीग ऑफ नेशन क़याम हुई उसके उसके क़याम के अंदर सबसे जो बुनियादी किरदार है वो वुडरो विल्सन का है। और उसी अहम किरदार के एतबार से जो है उसके फ़लसफ़े को, उसके नज़रियात और सोच को जो है एक बाकायदा अलग और मुनफरिद इज़म का दर्जा हासिल हो गया है और उसके लिए विल्सियनिज़म की टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है। द नेक्स्ट MCQ है, हु इज़ द सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तुर्की के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? तैयब एर्दोगान। बहुत मशहूर है और शायद ही कोई ऐसा शख्स हो या पाकिस्तान में कम अज़ कम ऐसा शख्स हो जो इससे वाकिफ़ ना हो। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो हैं ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की एंड ही इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ तुर्क। उसे अतातुर्क कहा जाता है, यानी तुर्कों का बाप। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, तो तुर्की के अंदर जो है मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उसे भी अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप और फादर ऑफ द तुर्क नेशन कहा जाता है। तो ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA? जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसे भी फादर ऑफ अमेरिकन नेशन जो है कहा जाता है। तो बेसिकली जो जॉर्ज वाशिंगटन है उसी की कोशिशों से जो है अमेरिका ने बरतानवी तसल्लुत से जो है वो आज़ादी हासिल की थी। और फिर जब अमेरिकन फेडरेशन का क़याम अमल में आया तो उसके नतीजे में जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो प्रेसिडेंट बना था। इस वाले से बहुत अहम पॉइंट ये है कि जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसको जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो जिसके ज़रिए अमेरिकन प्रेसिडेंट का इंतखाब होता है, तो ये वाहद अमेरिका का प्रेसिडेंट है जिसे 100% वोट कास्ट हुए थे। बाकी वोट तो तकसीम हो जाते हैं, कुछ उम्मीदवार एक उम्मीदवार को कुछ दूसरे उम्मीदवार को मिल जाते हैं। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो है उसे ये आज़ाद हासिल है कि जब उसका इंतखाब अमल में लाया गया तो उसे 100% इलेक्टोरल वोट्स जो थे वो हासिल हुए थे। फैक्ट्स स्टैंड फॉर, इसमें स्पेलिंग की थोड़ी सी तरतीब गलत है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। ये बेसिकली है FATF। FATF, टी पहले है और जो सेकंड F है वो बाद में है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो आजकल इसका बड़ा चर्चा है पाकिस्तान के हवाले से कि उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है, ग्रे लिस्ट से निकाला जाता है, तो ख़बरों में भी है और ये एक करंट अफेयर का इशू है। तो फैक्ट स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसको दोबारा देख लीजिएगा, ये है FATF। नेक्स्ट है हाउ मैनी मेंबर्स सार्क हैज़। सार्क एक साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये साउथ एशियन जो ममालिक हैं ये उनकी एक तंजीम है जो कि 8 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और वो 8 मेंबर्स हैं पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो है वो इसके इब्तदाई मेंबर्स में शामिल नहीं था, तो इसको बाद में जो है वो इसको शामिल किया गया है। तो इस आगाज़ में इसके मेंबर्स की तादाद 7 थी और जब अफ़गानिस्तान को जो है इसमें इंक्लूड किया गया तो अब इसके अरकान की तादाद जो है वो 8 हो गई है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ सार्क? ज़ियाउर रहमान एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। तो ज़ियाउर रहमान जो है जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जो है सार्क का आइडिया पेश किया था और उन्हीं की कोशिशों से जो है सार्क का क़याम जो था वो
अमल में आया। सार्क वाज फाउंडेड इन दिसंबर 8, 1985 इन ढाका। तो जैसा कि मैंने कहा कि सार्क की बुनियाद रखने में, इसको कैम करने में जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे ज़ियाउर रहमान, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और फिर ढाका के अंदर जो है, जो कि कैपिटल ऑफ बांग्लादेश है, वहाँ पे जो है 8 दिसंबर 1985 को सार्क की बुनियाद रखी गई। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क? नेपाल, खटमंडू। खटमंडू जो है ये कैपिटल ऑफ नेपाल है। तो खटमंडू नेपाल का दारकूमत है और सार्क जो है उसका ये हेडक्वार्टर जो है वो वहाँ पे कैम्प किया गया है। हु वाज द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? जिसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, लियाकत अली ख़ान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली। द करेक्ट ऑप्शन इज़ चौधरी मोहम्मद अली। मैं आपको बताता चलूँ कि लियाकत अली ख़ान ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ख्वाजा नाज़मुद्दीन ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अली बोगरा ही वाज द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और चौधरी मोहम्मद अली जो थे ही वाज द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के जो दूसरे वज़ीर आज़म थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री? द करेक्ट ऑप्शन इज़ लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू जो हैं इंडिया के पहले वज़ीर आज़म थे, जो 1947 में 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो उसके पहले वज़ीर आज़म बने वो जवाहरलाल नेहरू थे। और इन 1964 को जो है जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनका इंतकाल हो गया था, और उसके बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री जो हैं वो इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। व्हाट वाज द इलेक्शन सिंबल्स ऑफ द अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज़? वैसे तो अमेरिका में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे जो नेशनल इलेक्शन होते हैं, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं या कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं, तो उसके अंदर दो बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो नुमायाँ होती हैं, और बाकी सियासी जमातों को अवाम के अंदर कोई ख़ास मकबूलियत जो है वो हासिल नहीं होती, और ना ही अवाम उन्हें इस काबिल समझते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर जो है उनको वोट दें। तो वहाँ की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है। तो उनके जो इंतखाबी निशान हैं वो परमानेंट इंतखाबी निशान हैं, हर इलेक्शन के अंदर सेम होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसका इंतखाबी निशान है डंकी, और रिपब्लिकन पार्टी जो है उसका इंतखाबी निशान है एलिफेंट। तो डंकी जो है उसको हमारे कल्चर के अंदर जो है एक बेवकूफ़ जानवर के तौर पे देखा जाता है, या उसको इतना जो है वो नफीस जानवर नहीं कहा जाता, या उसके बारे में एक नेगेटिव अप्रोच जो है यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है इस डंकी को जो है वो बड़ी कदर हासिल है, और अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये उसका इंतखाबी निशान है, और इसी इंतखाबी निशान के ऊपर जो है वो अमेरिका का सदारती इंतखाब जो है वो लड़ती है, और वो कई बार जीत चुकी है। तो डंकी बेसिकली जो है ये एक बारबरदारी का काम करने वाला, मेहनती और इंसान दोस्त जो है वो जानवर कहा जाता है। तो इस वाले से जो है इसकी जो खिदमात हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, और अमेरिका में ख़ास तौर पे जो है इसकी बड़ी जो है कदर व मंज़लत है, और इसका बड़ा बुलंद मुकाम है। और प्रेसिडेंट जो है जब वहाँ पे कैंपेन चलती है, तो जैसे हमारे यहाँ जब कैंपेन चलती है तो हम कहते हैं जी शेर को वोट दें, और बल्ले को वोट दें, और फलां को वोट दें, तो वहाँ पे भी जो है कहा जाता होगा कि गधे को वोट दें। नेक्स्ट MCQ है, काफिर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? काफिर फोर्ट यानी काफिर कला, तो ये किस
पाकिस्तान के किस सूबे में पाया जाता है? काफर फोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? खैबर पख्तूनख्वा। तो काफर फोर्ट जो है इट इज़ लोकेटेड इन प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। द नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? जब 1857 के अंदर जो है 1857 को बरतानिया ने हिंदुस्तान के ऊपर अपनी पूरी हुकूमत कायम कर ली थी और पूरा कंट्रोल उसने ले लिया था, तो उस सेंस में है हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है ही वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हु वाज द लास्ट वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट? लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड कैनिंग जो है ही वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया और लॉर्ड माउंटबेटन जो है ही वाज द लास्ट वाइसराय और गवर्नर जनरल ऑफ सब कॉन्टिनेंट और इंडिया। सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं आप इसको इंडिया भी कह सकते हैं, हिंदुस्तान भी कह सकते हैं। तो हिंदुस्तान का जो पहला वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था और आखिरी वाइसराय जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और एक बात और भी सुनते जाइएगा कि इंडिया जो है जब इंडिया आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये इंडिया का पहला जो है वो गवर्नर जनरल बन गया था। तो ये हिंदुस्तान का यानी सब कॉन्टिनेंट का आखिरी वाइसराय था और इंडिया का ये पहला जो है वो गवर्नर जनरल है। नेक्स्ट है विच वाइसरायज वाज लॉन्गेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट? इसमें मिसिंग है शायद विच वाइसरायज टर्म वाज लॉन्गेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट? लॉर्ड लिनलिथगो। स्पेलिंग इसके भी में गड़बड़ है, ये स्पेलिंग है तो उसका लीजिएगा आप LINLITH लिनलिथगो है ये, LINLITHGOW। तो आप इसको लिख लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो, LINLITHGOW। तो इसको ठीक कर लीजिएगा आप। तो ये हिंदुस्तान के ऊपर जितने भी वाइसराय बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा अरसा जो है वो एज ए वाइसराय जो है लॉर्ड लिनलिथगो ने जो है वो ड्यूटी जो है वो सर अंजाम दी है। विच वाइसरायज टिनोर वाज शॉर्टेस्ट इन सब कॉन्टिनेंट? तो कौन सा हिंदुस्तान के अंदर वाइसराय था जिसकी टर्म जो है वो सबसे मुख्तसर थी? वो है लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो है ये सबसे कम अरसा के लिए हिंदुस्तान का वाइसराय बना और लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये सबसे तवील अरसा के लिए जो है वो हिंदुस्तान का वाइसराय बना था। नेक्स्ट है आरियाना इज़ एयरलाइन ऑफ विच कंट्री? अफ़गानिस्तान। जैसा पाकिस्तान की जो एयरलाइन है डेट इज़ कॉल्ड PIA और जो अफ़गानिस्तान है उसकी जो एयरलाइन है उसका नाम है आरियाना। आरियाना इज़ द एयरलाइन ऑफ अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट है नगार्नो काराबाख। दोबारा सुनिएगा, नगार्नो काराबाख इज़ एन एथनिक एंड टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आर्मीनिया एंड अज़रबैजान। अभी थोड़ा सा पहले जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दौरान जो है एक जंग हुई है और वो जो इशू था जिस मसले के ऊपर जंग लड़ी गई, जो इनका मुतनाज़ा एरिया है वो है उसका नाम है नगार्नो काराबाख। तो इस इलाके के ऊपर जो है ये मुतनाज़ा इलाका है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है, इसी तरह जो है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान भी ये एक मुतनाज़ा इशू चल रहा है और इसके ऊपर जो है अभी हाल ही में चंद दिन पहले जो है ये जंग लड़ी गई है। तो ये करंट इश्यूज़ के हवाले से बहुत अहम हो सकता है और ये इसका इम्कान है कि आपको जो है वो ये पूछा जा सकता है। वेयर इज़ द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? हेग। हेग जो है वो हॉलैंड नीदरलैंड का शहर है
और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, जो कि यूएनओ का बुनियादी इदारा है, उसका हेड ऑफिस हेग के अंदर जो है वाक़या है। बात याद रखिएगा कि यूएनओ के जितने बाकी इदारे हैं उनके जो हेड ऑफिस हैं वो न्यूयॉर्क अमेरिका में वाक़या हैं, और ये यूएनओ का वाहिद इदारा है जिसका हेड ऑफिस जो है वो हॉलैंड के शहर या नीदरलैंड के शहर हेग में वाक़या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके कुल 15 जजेस होते हैं, और ये शर्त रखी गई है कि एक मुल्क से एक वक्त में एक जज लिया जाएगा, किसी एक मुल्क से 2 जज जो है वो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबिज। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबिज। नेक्स्ट है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़ CPU. CPU is the brain of computer system. Next है CD-ROM stands for compact disk read only memory. CD-ROM ये भी कंप्यूटर की टर्म है। CD-ROM stands for compact disk read only memory. Next है the two types of main memory of computer are RAM and RAM. यानी कंप्यूटर की 2 तरह की मेमोरी होती है, एक RAM कहलाती है ROM, और दूसरी जो है वो RAM कहलाती है। The two types of main memory of computer are RAM and RAM. जी, वीडियो का इख्तिताम होता है। ये जनरल नॉलेज के ऊपर हमारी एक वीडियो है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपने इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा किया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए यकीनन नई होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनसे आप बखूबी पहले ही वाक़िफ़ होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी रिवीजन हो जाती है और आप जो है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो है वो पुरएतमाद हो जाते हैं। तो बहरहाल एक छोटी सी कावश होती है, ये सिलसिला चल रहा है, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आप हमारी वीडियो जो है वो देखते रहते हैं, और हम इस बात की उम्मीद रखते हैं कि अगर आपको हमारी वीडियो के अंदर कोई नुक्स नज़र आए, यकीनन उसमें बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारे नुक्स होते हैं, आप उनकी ज़रूर निशानदेही किया करें ताकि आइंदा वीडियो के अंदर जो है ऐसी गलतियों को ना दोहराया जाए। और दूसरा ये भी हमारा राइट बनता है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या आप समझते हैं कि इससे हमें फ़ायदा हो रखा है, तो फिर उसके ऊपर कमेंट करना ना भूला करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है और इससे फिर बेहतर से बेहतर काम करने का जो है वो हौसला मिलता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।